हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर 2 और प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। इससे पहले कि हम डिटेल्स में चले, मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसके कैरेक्टर्स के बारे में। इसके दो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक है सीलिया और दूसरी है रोजालिंड। रोजालिंड एक्चुअली इस प्ले की हीरोइन है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें, और सीलिया एक सपोर्टिंग रोल में है। रोजालिंड प्यार करने लगती है एक यंग लड़के से जिसका नाम है ओरलैंडो। ओरलैंडो का भाई है ओलिवर, जो कि ओरलैंडो को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ओरलैंडो छोटा भाई है और ओलिवर बड़ा भाई है। ओलिवर और ओरलैंडो जो है, उनके पापा का नाम सर रोनाल्ड द बॉयज था। उनके मरने के बाद उनके पापा ने ओलिवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और सारा जायदाद ओलिवर को दिया, ये कह के कि तुम अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखोगे। पर ओलिवर ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने पूरा प्रॉपर्टी खुद एंजॉय किया और ओरलैंडो को यहाँ तक स्कूल का पढ़ाई भी नहीं करवाया। इस बात से ओरलैंडो काफ़ी नाराज़ रहता है और ओलिवर उसे नौकरों की तरह अपने घर में खटाता था। और फिर बाद में कुछ ऐसा होता है कि ओरलैंडो को इंसाफ मिलता है, ओलिवर को अपनी गलती का एहसास होता है, एंड सो ऑन विद द प्ले एंड ऑल एंड्स दैट एंड्स वेल। तो डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी कैसे क्या मोड़ लेती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले। द स्टोरी बिगिंस एट अ टाइम when France was divided into provinces और dukedoms। ये उस समय की कहानी है और ये कहानी फ्रांस की है जब फ्रांस में अलग अलग ड्यूकडम्स हुआ करते थे। इन वन सच प्रोविंस, उसी में से एक प्रोविंस था, देयर वॉज एन अजब हु हैड डिपोज्ड एंड बैनिश्ड हिज एल्डर ब्रदर द लॉफुल ड्यूक। और यहां पर जो ये जिस ड्यूकडम का बात कर रहा है वो रोजालिंड के फैमिली का ड्यूकडम है। रोजालिंड के जो पापा थे, जिसे ओरिजिनल ड्यूक कहा गया है इस प्ले में, वो असली ड्यूक थे इस प्रोविंस के। पर रोजालिंड के पापा को ड्यूक फ्रेडरिक, जो कि उस रोजालिंड के पापा का छोटा भाई था, ड्यूक फ्रेडरिक ने उसके पापा को निकाल दिया था गद्दारी करके। और उसके बाद अब पूरा जो थ्रोन था उसे हड़प लिया था। किससे हड़प लिया था? ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई से हड़प लिया था और अपने बड़े भाई को जंगल में एग्जाइल में भेज दिया था। तो उसी का बात ये कर रहा है। और जो सीलिया है, जो कि रोजालिंड की बहुत अच्छी सिस्टर मान लो या बहुत अच्छी दोस्त मान लो, वो फ्रेडरिक की बेटी है, पर वो अपने पापा की जैसी नहीं है। वो समझती है कि रोजालिंड के साथ, रोजालिंड के पापा के साथ कुछ गलत हुआ है और उसे भी बुरा लगता है कि उसके पापा ने ऐसा गलत किया है। ठीक है, ये हम लोग आगे चलेंगे तो और भी पढ़ेंगे। तो वही बोल रहा है, इन वन सच प्रोविंस देयर वाज एन अजपर। तो यहां अजपर किसको बोला गया है? ड्यूक फ्रेडरिक को बोला गया है। हु हैड डिपोज्ड एंड बैनिश्ड हिज एल्डर ब्रदर द लॉफुल ड्यूक, जिसने अपने बड़े भाई को ड्यूकडम से बाहर निकाल दिया गद्दारी करके। द ड्यूक हु वॉज ड्रिवन अवे फ्रॉम हिज ओन किंगडम बाई हिज यंगर ब्रदर रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अलॉन्ग विथ हिज फेथफुल फॉलोअर्स। और जो ओरिजिनल ड्यूक यानी जो बड़ा भाई था, वो अपने भाई के गद्दारी के वजह से निकल गया और अपने जो फेथफुल फॉलोअर्स है, यानी जो ईमानदार फॉलोअर्स थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, वो ड्यूक के साथ चले गए। These people soon got accustomed to the lazy life of the forest। और धीरे धीरे फॉरेस्ट का लेजी लाइफ के साथ ये लोग एडजस्ट हो गए। क्योंकि देखो, ड्यूकडम में लाइफ हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। जैसे हमारे सैनिक लोग बॉर्डर में हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, कभी भी कोई दुश्मन अटैक कर सकता है। तो जब आप राज्य संभालते, एक राजा होते हो, तो क्या होता है, आपको हमेशा एक अलर्ट मोड में रहना पड़ता है, पता नहीं कौन कब कहां से कौन सा खतरा आ जाए। पर फॉरेस्ट में जब वो लोग गए तो वहां का लाइफ बहुत लेजी था। वहां करने के लिए कोई काम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, आराम से बस खाओ पियो और मौज करो। हाँ, नेचर वाइज थोड़ा एडजस्टिंग था, बट ऐसा कुछ अलर्ट वाला लाइफ ड्यूकडम के जैसा नहीं था। द पीपल सून गॉट अकस्टम टू द लेजी लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे फेल्ट इट टू बी मोर रिलैक्सिंग देन द लाइफ ऑफ द कोर्ट। और उनको ये फॉरेस्ट वाला लाइफ कोर्ट के लाइफ से ज्यादा रिलैक्सिंग लगने लगा। दे लेड द लाइफ लाइक दैट ऑफ रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड। और उन्होंने ये लाइफ कैसे जीना, मतलब कैसे वो लोग को लग रहा था कि वो लोग जी रहे हैं, उनको लग रहा था कि रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड के जैसे वो लोग अपना लाइफ इस जंगल में जी रहे हैं। एंड टू दिस फॉरेस्ट
Many noble youth came and spent their leisure time as they did in the golden age. और ये फॉरेस्ट काफ़ी नामी था, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और यहाँ पर काफ़ी यूथफुल लोग एडवेंचर के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए आया जाया करते थे। अब जंगल का नाम सुन के हमें ऐसा लग रहा होगा कि इस जंगल में तो खतरनाक जानवर भी हुआ करते होंगे, तो ये पिकनिक मनाने के लिए, एडवेंचर मनाने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? जंगल में जानवर थे, पर जंगल जितना बड़ा होता है ना, जानवर पूरे एरिया में नहीं होते, जानवर का अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है। और ये ड्यूक और ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ जानवर कभी कभार भूले भटके आ जाते थे। एक तरह से समझ लो, जंगल से एक नदी बहती थी, एक स्ट्रीम के उस पार में सब जानवर लोग रहा करते थे। जितने भी खतरनाक जानवर हैं वो नदी के उस पार रहा करते थे। और जितने भी ये जो किंग लोग थे या जो लोग पिकनिक मनाने ऐसे एडवेंचर के लिए आया जाया करते थे, वो नदी के इस पार में रहते थे। तो ज़्यादा खतरा उतना था नहीं, क्योंकि जनरली जानवर लोग अपने एरिया को छोड़ के ऐसे नदी या स्ट्रीम को पार करके इस एरिया में आते नहीं थे। कभी कभार कोई भूले भटके आ भी जाता था, तो ये लोग तो काफ़ी ताकतवर थे, ये लोग के पास पूरा फौज था, तो वो लोग जानवर से निपट लेते थे। ठीक है, समझ में आया? इन समर दे टुक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। गर्मी के मौसम में वो लोग ट्री के शेड में आराम किया करते थे, रेस्ट लिया करते थे। वॉचिंग द प्लेफुल स्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट डियर, और आराम से इधर बैठ के फॉरेस्ट डियर लोग का प्लेफुल स्पोर्ट्स और जानवरों का घूमना फिरना, मतलब सीनरी का या एनवायरनमेंट का मजा लिया करते थे वो लोग। दे इवन फेल्ट सैड दैट दे हैड टू किल दोज डियर फॉर फूड, और इनकी मजबूरी थी कि यहाँ पर जंगल में खाने तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इनको जानवर का शिकार करके ही अपना भोजन का प्रबंध करना था। तो इनको बुरा भी लगता था कि देखो, अब यहाँ पर देखो कि किंग कैसे सोचता था, या किंग कितना अच्छा इंसान था। किंग को लगता था कि जिस तरह से मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी की और मेरे ड्यूकडम को हड़प लिया, कहीं ना कहीं मैंने भी तो गद्दारी से इन जानवरों का जो जंगल है उनसे हड़प लिया, और यहाँ आके मैं उन्हीं का शिकार कर रहा हूँ और उन्हीं को अपना भोजन बना रहा हूँ। तो फिर मेरे भाई में और मुझ में डिफरेंस क्या रह गया? देखो कितना अच्छा सोच है ये। तो किंग को ऐसा लगता था, इस वजह से उसको बहुत दुख भी होता था कि इन्हीं जानवरों के जंगल में मैं आया हूँ और इन्हीं का शिकार कर रहा हूँ, इन्हीं को अपना भोजन बना रहा हूँ। इन विंटर व्हेन द कोल्ड विंड ब्लू, और विंटर में जब ठंडी हवा चलती थी, द ड्यूक सफर्ड फ्रॉम कोल्ड बट सेड, और विंटर में जब ठंडी हवा चलती थी तो वहाँ फ्रांस में ठंडी बहुत ही कड़ाके की ठंडी पड़ती है, तो वहाँ का ठंडी हवा में उनको काफ़ी तकलीफ होता था। ठीक है, सॉरी, तो उनको काफ़ी तकलीफ होता था वहाँ की चिलिंग विंड्स, दीज चिलिंग विंड्स। तो किंग क्या कहता था? दीज चिलिंग विंड्स विच ब्लो अपॉन माई बॉडी आर ट्रू काउंसलर्स। बोला ये जो ठंडी हवा है जो मेरे बॉडी में ब्लो कर रही है, ये मेरे सच्चे काउंसलर्स हैं। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ड्यूकडम में इसके जो काउंसलर्स थे वो फ्लैटरर्स थे, झूठा मूठा मस्का लगाते थे। अरे सर आप ही भगवान हो, आपको क्या हो सकता है, आप जैसा बोलो वैसा ही होगा, मतलब खाली मस्का लगाना, फ्लैटरी करना। और फ्लैटरी कर करके ऐसा सिचुएशन आ गया कि उसके छोटे भाई ने इसे धोखा दे दिया और इसे पता भी नहीं चला। इससे छोटे भाई ने अपना कब एक आर्मी खड़ा करके इसको निकाल दिया और ये कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसके काउंसलर्स सही नहीं थे। इसके काउंसलर्स हमेशा इसे चढ़ा के रखते थे और बोलते थे सर आपको तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, सर आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। और ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी अलर्ट रहना भूल गया था और इसके भाई ने उसी का फायदा उठाया। तो उसका दुख इसे आज भी है कि मेरे काउंसलर्स वहां पर अच्छे नहीं थे। यहाँ पर जो विंड है ये ट्रू काउंसलर्स है। दे डू नॉट फ्लैटर, वो लोग झूठा मोटा का मस्करी बाजी नहीं करते हैं, बट रिप्रेजेंट ट्रूली टू मी माई कंडीशंस। वो लोग मुझे मेरा कंडीशन एकदम ट्रूली और सच सच बताते हैं। एंड दो दे बाइट शार्पली, भले ही उनके वजह से मेरे शरीर को तकलीफ होती है, देयर टूथ इज नथिंग लाइक एज कीन एज दैट ऑफ अनकाइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड। पर उनके बाइट करने से भी उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना कि तब होती है जब अपने ही खुद को धोखा देते हैं। यानी इंडिकेशन किसके तरफ है? उसके भाई फ्रेडरिक के तरफ है। He remarked that men might say against adversities, but there are some uses of a poisonous toad. बोल रहा है कि men might say, बोला कि जब हमारे लाइफ में तकलीफ आती है, एडवर्सिटी आती है, उस समय बहुत तकलीफ होता है, नो डाउट बहुत तकलीफ होता है, बट
सच्ची बात तो यह है कि ये एडवर्सिटीज अच्छे होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं ताकि इंसान को पता चल सके कि उसका कौन अपना है और कौन पराया है। इन दिस वे द ड्यूक ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम नेचर, और इस तरह से वो नेचर से कुछ ना कुछ सीखते जाता था और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते जाता था। एंड ही फाउंड टंग्स इन ट्रीज, और वो नेचर के साथ इतना रिलेट करने लगा, इतना एसोसिएट होने लगा कि उसको पेड़ में टंग्स यानी पेड़ भी उससे बात करता हुआ नजर आता था। बुक्स इन द फ्लोइंग स्ट्रीम, मैंने जो नदी का जिक्र किया, वो नदी जो बहती थी उसमें उसको बुक्स नजर आता था कि ये किताब के जैसे है जिसे मैं पढ़ सकता हूँ। सरमन्स इन स्टोन्स, स्टोन्स में उसे सरमन्स नजर आते थे, कुछ ज्ञान की बातें लिखी हुई नजर आती थी जिसे वो पढ़ा करता था। एंड गुड इन एवरीथिंग, और उसे नेचर में सब कुछ अच्छा ही नजर आता था जो उसे कुछ ना कुछ सिखा रहा है, उसे एक बेटर इंसान बना रहा है। द बैनिश्ड ड्यूक हैड अ डॉटर नेम रोजालिंड एंड लाइक हर फादर शी वॉज ऑल्सो थ्रोन आउट ऑफ द ड्यूकडम। और ये जो बैनिश्ड ड्यूक थी उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रोजालिंड था, और ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजालिंड को भी ड्यूकडम से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, बट शी स्टिल रिमेन्ड इन द पैलेस, बट फिर भी वो पैलेस में रहा करती थी, जस्ट सीलिया की कंपेनियन बनके, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी। यानी क्योंकि सीलिया रोजालिंड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी और ड्यूक फ्रेडरिक को ऐसा लगता था कि अगर मैं रोजालिंड को भी इस पैलेस से बाहर निकाल दूं तो सीलिया दुखी हो जाएगी और उसे बुरा लगेगा, इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए सिर्फ रोजालिंड को अपने पैलेस पे रखा हुआ था। द डिस्कॉर्ड बिटवीन द ड्यूक एंड हिज ब्रदर डिड नॉट एट ऑल अफेक्ट द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू सिस्टर्स। यानी ड्यूक फ्रेडरिक और उसके भाई के बीच में जो भी रिलेशन खराब हुआ, उसका इफेक्ट सीलिया और रोजालिंड के आपस के रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सीलिया ट्राइड टू comfort Rosalind whenever she became sad thinking of her father, और यहां तक कि सीलिया रोजालिंड का ही सपोर्ट करती थी बार बार और बोलती थी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ठीक होंगे, मुझे भी बुरा लगा कि मेरे पापा ने इस तरह से तुम्हारे पापा को ड्यूकडम से बाहर कर दिया। One day when Celia was talking to Rosalind in her usual kind manner, एक दिन जब वो लोग ऐसे ही आपस में बैठ के बात कर रहे थे, एक मैसेंजर आया। अ मैसेंजर केम विद द न्यूज, एक न्यूज लेके आया दैट देयर वुड बी अ रेसलिंग मैच एंड दे कुड गो एंड वॉच दैट इफ दे वांटेड। तो मैसेंजर आके उनसे बोलता है कि एक रेसलिंग मैच होने वाला है और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग भी जाके उस मैच को देख सकते हो। सीलिया अग्रीड टू गो थिंकिंग दैट इट वुड अम्यूज रोजालिंड। तो सीलिया बोलती ठीक है हम लोग जरूर आएंगे, ये सोच के कि चलो रेसलिंग मैच के बहाने थोड़ा रोजालिंड का माइंड तो फ्रेश होगा, वो जितना दुखी रहती है कम से कम थोड़ा अम्यूजमेंट तो उसे मिलेगा। तो रोजालिंड की खुशी के लिए सीलिया बोली कि ठीक है चलो हम लोग रेसलिंग मैच देखने जाएंगे। ड्यूरिंग दोज टाइम्स रेसलिंग मैचेस वेर व्यूड बाय नोबल लेडीज एंड प्रिंसेस बीइंग द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ प्रिंसेस। तो उस समय रेसलिंग मैचेस जो होता था वो बड़े बड़े घरानों के जो प्रिंस होते थे, जो प्रिंसेस होती थी, वो जनरली देखा करती थी जस्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट सेक, अपने मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग रेसलिंग मैच देखा करते थे। बट हियर दे थॉट दे वुड फेस अ ट्रेजेडी एज अ प्रैक्टिस्ड रेसलर वॉज टू फाइट एन इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन। और यहां पर उनको लगा था कि ये मैच जो होने वाला है रेसलिंग मैच, ये कोई अच्छा या एंटरटेनिंग नहीं होने वाला है, जबकि एक ट्रेजेडी होने वाला है। क्यों ट्रेजेडी इनको लग रहा है? क्योंकि यहां पर एक एक्सपीरियंस्ड रेसलर था जिसका नाम चार्ल्स था। वो ड्यूक फ्रेडरिक के ड्यूकडम का सबसे एक्सपीरियंस और सबसे ताकतवर रेसलर था, और उसके अगेंस्ट में जो एक यंग सा लड़का लड़ने के लिए आया था उसका नाम ओरलैंडो था। वो काफ़ी यंग था और काफ़ी देखने में चार्ल्स के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर था। तो सबको ऐसा लग रहा था कि आज के रेसलिंग मैच में चार्ल्स इस बच्चे का हाथ पांव तोड़ के इसको भेजेगा, और इससे पहले भी रेसलिंग मैचेस में चार्ल्स ने काफ़ी अच्छे अच्छे ताकतवर लोगों का हाथ पैर तोड़ के भेजा हुआ है। तो काफ़ी सबको ऐसा लग रहा था कि ये गलत मैच हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये ट्रेजेडी है। When Duke saw that both the ladies had come to watch such an uneven match between a practiced wrestler and a young man, the Duke asked them to dissuade the young man from fighting. जब ड्यूक फ्रेडरिक ने देखा कि एक अनइवन सा मैच होने वाला है और उसे देखने के लिए ये दो लेडीज लोग आई हुई हैं, तो लेडीज लोगों को ज़्यादा खून खराबा मारपीट इतना अच्छा नहीं लगता, खास करके जब इतना अनइवन मैच हो जहाँ किसी का जान जाने का खतरा हो।
तो ड्यूक फ्रेडरिक ने कहा उन दोनों को कि रोजालिंड और सीलिया, तुम जाओ और उस यंग ऑर्लैंडो से बात करो, उस यंग रेसलर ऑर्लैंडो जिसका नाम है, अभी तक किताब में उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। तो उससे जाके बात करो और उसको कन्विंस करो कि देखो तुम चार्ल्स से सकोगे नहीं, तुम पीछे हट जाओ, ये रेसलिंग मैच मत करो। At first, Celia tried to resist the youth from taking up such an unequal challenge. पहले सीलिया ने कोशिश की उसे कन्विंस करने के लिए, and then Rosalind by her kind words tried to change his mind from fighting. और फिर रोजालिंड अपने तरफ से गई और बहुत प्यार से पोलाइटली बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश की। बट आफ्टर हियरिंग द एंट्रिटीज ऑफ द लेडीज, पर दोनों लड़कियों का, दोनों लेडीज का बात सुनने के बाद, द यूथ बिकेम ऑल द मोर डिटर्मिन्ड टू प्रूव हिज वेलर। तो यूथ जो ऑर्लैंडो था वो और भी ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गया कि नहीं, अब तो मुझे साबित करना ही है कि मैं कमजोर नहीं हूं इन फ्रंट ऑफ द फेयर लेडीज। और उसके पास एक अच्छा मौका था कि वो इन दोनों को इंप्रेस कर सके। ही रिफ्यूज टू लिसन टू देम बट ही सेड इन सच अ ग्रेसफुल मैनर दैट बोथ द लेडीज बिकेम मोर कंसर्न्ड ऑफ हिम। उसने दोनों की बात को मना कर दिया मानने से, और इस तरह से उनके साथ ग्रेसफुल मैनर में उनको कन्विंस किया कि नहीं मैं लड़ सकता हूं, कि ये दोनों उससे थोड़ा और अटैच हो गई और उसके बारे में कंसर्न हो गई। उसने क्या कहा देखो, ही सेड आई एम सॉरी टू डिनाई सच फेयर एंड ब्यूटीफुल लेडीज एनीथिंग। बोला कि मुझे खुद को बुरा लग रहा है कि मैं आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को, लेडीज को इस तरह से मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, आपके रिक्वेस्ट को मैं नहीं मान पा रहा हूं, आई एम सो सॉरी। He also said that he would like the ladies to wish for him and if he is defeated he would not be ashamed. वो बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए दुआ करिए, विश करिए कि मैं जीतूं, और अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। एंड इवन इफ वाज किल्ड, कि अगर मैं मर भी गया तो मेरे पीछे मेरा रोने वाला कोई नहीं है, मेरा ऊपर नीचे मेरे माँ बाप कोई नहीं है जो मेरे मरने का दुख मनाए, तो इसीलिए मैं अगर मर भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। He said that he was only a person who has filled up the space in this world. बोला कि मैं एक बेकार सा इंसान हूं जो झूठ मूठ के इस दुनिया में एक वेकेंट स्पेस को कैप्चर कर रखा है, और मैं जब मर जाऊंगा तो इस दुनिया में एक स्पेस में एक वैकेंसी क्रिएट होगा जहां एक अच्छा इंसान आके उस वेकेंट स्पेस को भर सकता है। वही बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, he was only a person who has filled up a space in this world and it would be better supplied if he vacated this place. और अगर मैं ये स्पेस खाली कर देता हूं तो it will be better supplied, मैंने मेरे जगह कोई बेटर इंसान आके इस जगह को फिलअप करेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो, मिलते हैं हमारे नए सेशन में।